नमस्कार। आज हम बिजली की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। हमारे पास जो जानकारी है वो इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के एक विश्लेषण से आई है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम आम तौर पर सिर्फ एक रुकावट, एक अड़चन मानते हैं, हाँ बिल्कुल, वो असल में हमारी टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। सही बात है। हाँ, जब हम प्रतिरोध के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में यही आता है कि भाई ये बिजली के बहाव को रोकता है, उसे मुश्किल बनाता है। एक बाधा की तरह। हाँ, एक बाधा। लेकिन आज की हमारी चर्चा का मकसद ये देखना है कि यही रुकावट असल में एक गुमनाम हीरो की तरह कैसे काम करती है। अच्छा। और इसके बिना हमारी आधुनिक दुनिया शायद चल ही नहीं पाती। अच्छा, चलिए इस गुत्थी और सुलझाते हैं। जरूर। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो प्रतिरोध करते ही सबसे पहले महसूस होती है, गर्मी। हाँ, हीट। जब करंट किसी प्रतिरोध वाली चीज से गुजरता है तो वो गर्म हो जाती है। इसे जूल का नियम कहते हैं, है ना? ये कैसे काम करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जूल का नियम ही इसका आधार है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी ऐसे पदार्थ से गुजरते हैं जिसमें उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, यानी जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। हाँ एग्जैक्टली, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उनकी कुछ ऊर्जा वो टकराने और घर्षण के कारण गर्मी में बदल जाती है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई अनचाहा साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं, बल्कि हमने इस गुण का भरपूर फायदा उठाया है। अच्छा, फायदा उठाया है? कैसे? क्या उदाहरण है इसके? अरे सोचिए ना, रोजमर्रा की कितनी चीजें इसी सिद्धांत पर चलती हैं, जैसे कड़ाके की ठंड में कमरा गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक हीटर। हाँ, हीटर तो है। नहाने के लिए पानी गर्म करने वाला गीजर, सुबह का नाश्ता बनाने वाला टोस्टर जिसमें ब्रेड सिक जाती है, या कपड़े इस्त्री करने वाली प्रेस। ये सब प्रतिरोध से पैदा होने वाली गर्मी का ही तो इस्तेमाल करते हैं। सही। इनमें खास तौर पर ऐसे मटेरियल जैसे नाइक्रोम तार, उसका इस्तेमाल होता है जिनका प्रतिरोध ज्यादा हो, ताकि वो ज्यादा गर्मी पैदा कर सकें। और वो पुराने जमाने वाले बल्ब भी तो ऐसे ही जलते थे, पीले वाले। हाँ, वो पीले वाले बल्ब, उनका जो टंगस्टन फिलामेंट होता था, वो भी इसीलिए चमकता था क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता था। करंट गुजरने पर वो इतना गर्म हो जाता था कि रोशनी देने लगता था। अच्छा। तो देखिए, यहाँ प्रतिरोध कोई बाधा नहीं, बल्कि गर्मी और रोशनी पैदा करने का एक कारगर जरिया बन गया। हमने जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया। ये तो कमाल है। मतलब रुकावट को ही काम में लगा दिया। अच्छा, अब सिर्फ गर्मी पैदा करना ही इसका काम नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ। करंट को कंट्रोल करने या सीमित करने में इसकी क्या भूमिका है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल है, बहुत जरूरी। देखिए, हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खासकर जिनमें सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप लगे होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें काम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ही करंट चाहिए होता है। अगर उससे ज्यादा करंट उन तक पहुंच जाए तो वो तुरंत खराब हो सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन का चार्जर। हाँ, वो दीवार के सॉकेट से आने वाली ज्यादा बिजली को फोन के लायक बनाता है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है, एकदम सही। चार्जर के अंदर ऐसे सर्किट होते हैं जो रेजिस्टर नाम के छोटे पुर्जों का इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टर, हाँ। ये रेजिस्टर जानबूझकर सर्किट में लगाए जाते हैं ताकि करंट के बहाव को नियंत्रित किया जा सके, उसे कम किया जा सके। अच्छा। ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके फोन की बैटरी या दूसरे नाजुक हिस्सों तक सिर्फ उतना ही करंट पहुंचे जितना जरूरी है। एलईडी लाइट्स को जलाने वाले सर्किट में भी यही होता है। एलईडी को बहुत कम करंट चाहिए होता है। हाँ, बहुत कम। तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगाया जाता है जो करंट को लिमिट में रखता है, सीमित रखता है। तो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो बहाव को कंट्रोल में रखता है ताकि आगे जाम ना लगे या कोई हादसा ना हो। सही हाँ, ये ट्रैफिक कंट्रोलर वाली उपमा काफी सटीक है। बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को जरूरत के हिसाब से धीमा या नियंत्रित करता है ताकि सर्किट के सभी हिस्से सुरक्षित रहें और सही ढंग से काम करें। बिना प्रतिरोध के ये नियंत्रण संभव ही नहीं होता, और हमारे ज्यादातर आधुनिक गैजेट्स शायद बनते ही नहीं, या बनते तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी प्रतिरोध बहुत जरूरी हुआ। हाँ बिल्कुल। इसी सिलसिले में सुरक्षा की बात भी आती है। फ्यूज का जिक्र अक्सर सुनने में आता है घरों में। वो कैसे काम करता है और प्रतिरोध से उसका क्या लेना देना है? आविष्कार है, और ये पूरी तरह से प्रतिरोध और जूल के नियम पर ही आधारित है। अच्छा। फ्यूज के अंदर मूल रूप से एक पतला सा तार होता है, बस एक तार, जो एक ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और जिसका अपना एक निश्चित प्रतिरोध होता है।
तो सामान्य हालात में करंट उसमें से आराम से गुजर जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं होती हाँ, होगी। सामान्य लोड पर वो तार गर्म तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि पिघल जाए। लेकिन मान लीजिए घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या आपने एक ही सॉकेट पर हीटर, प्रेस और माइक्रोवेव सब एक साथ चला दिए। हाँ, ओवरलोड। ऐसे में सर्किट से अचानक बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है एकदम से। और तब जूल के नियम के मुताबिक वो फ्यूज का तार वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि बहने वाला करंट बढ़ गया है, तो जूल के नियम हीट इज इक्वल्स टू I²RT के अनुसार पैदा होने वाली गर्मी करंट के वर्ग मतलब स्क्वायर के अनुपात में बढ़ती है। तो गर्मी इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो पतला तार अपने कम गलनांक के कारण पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और तार पिघला मतलब सर्किट टूट गया। एग्जैक्टली, तार के पिघलते ही सर्किट टूट जाता है और करंट का बहना तुरंत बंद हो जाता है। स्टॉप। अच्छा, तो ये खुद पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि आगे जुड़े महंगे उपकरण बच जाएं, जैसे टीवी, फ्रिज। बिल्कुल, ये एक तरह से सर्किट का सुरक्षा वाल्व है। वो खुद को बलिदान करके आपके टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर जैसे कीमती उपकरणों को उस खतरनाक हाई करंट से बचाता है। अगर फ्यूज ना हो तो वो हाई करंट उपकरणों को जला सकता है, वायरिंग में आग लगा सकता है। कितना बड़ा खतरा है। हाँ, ये तो है। आजकल फ्यूज की जगह घरों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब MCB ज्यादा लगते हैं। हाँ, MCB। वो स्विच जैसे होते हैं जिन्हें ट्रिप होने पर वापस ऊपर कर देते हैं। क्या वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं? कुछ ऐसा ही है। उनमें भी देखिए करंट की अधिकता को पहचानने का मैकेनिज्म होता है। वो अक्सर या तो थर्मल यानी गर्मी वाले प्रभाव पर, अच्छा, या फिर मैग्नेटिक प्रभाव पर आधारित होता है। ज्यादा करंट आने पर वो अंदर से कनेक्शन को काट देते हैं, ठीक फ्यूज की तरह ही सर्किट को तोड़ देते हैं। ओह, ओके। लेकिन हाँ, उनका बड़ा फायदा यही है कि उन्हें फ्यूज की तरह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस स्विच को वापस ऑन करना होता है। हाँ, ये तो है। बेशक पहले फॉल्ट ठीक करने के बाद, लेकिन मूल आइडिया वही है, अत्यधिक करंट से सुरक्षा, जिसमें प्रतिरोध से पैदा होने वाली गर्मी थर्मल ट्रिपिंग में या करंट का चुंबकीय प्रभाव दोनों ही एक भूमिका निभाते हैं। तो प्रतिरोध यहाँ भी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। ये वाकई बहुत सरल और प्रभावी तरीका है सुरक्षा का। अच्छा, एक और थोड़ी तकनीकी चीज जिसका जिक्र हुआ था वो है वोल्टेज विभाजन, वोल्टेज डिवीजन। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, इसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं? हाँ, वोल्टेज डिवीजन। इसे समझने के लिए फिर से एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में एक छोटा सा सेंसर लगा है जिसे काम करने के लिए सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए, सिर्फ 3 वोल्ट। अच्छा। अब आप सीधे 9 वोल्ट की बैटरी उस सेंसर से नहीं जोड़ सकते, वो उसे खराब कर देगा, जला देगा। हाँ, ये तो समस्या है। तो फिर क्या करते हैं? 3 वोल्ट कैसे लाएं? यहीं पर रेजिस्टर्स फिर से काम आते हैं। देखिए, हम 2 या ज्यादा रेजिस्टर्स को एक खास तरीके से मतलब सीरीज में बैटरी के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, सीरीज में। हाँ, इस संयोजन को पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर। हाँ, ये रेजिस्टर्स उस 9 वोल्ट के वोल्टेज को आपस में बांट लेते हैं, उनके अपने अपने प्रतिरोध के अनुपात में। मतलब जिसका ज्यादा प्रतिरोध वो ज्यादा वोल्टेज ले लेगा। हाँ, कुछ वैसा ही। तो सही रेजिस्टर वैल्यू चुनकर हम सर्किट में एक ऐसा पॉइंट बना सकते हैं जहां हमें ठीक 3 वोल्ट मिले। वाओ। और फिर हम उस पॉइंट से अपने सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। ओहो, मतलब हम एक ही पावर सोर्स से सिर्फ कुछ रेजिस्टर्स लगाकर अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग वोल्टेज लेवल हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। आप कोई भी जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा लीजिए, आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, हाँ। उसके अंदर अनगिनत छोटे बड़े घटक मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोसेसर को अलग वोल्टेज चाहिए, मेमोरी को अलग, डिस्प्ले को अलग, वाईफाई चिप को अलग, सेंसर्स को अलग, सबकी जरूरतें अलग। बिल्कुल, और ये सब एक ही बैटरी या पावर सप्लाई से चलते हैं। ये कैसे संभव होता है? हाँ, कैसे? फंडामेंटल भूमिका निभाते हैं। ये वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से स्टेप डाउन करने का मतलब कम करने का एक सस्ता, सरल और बेहद प्रभावी तरीका है। इसके बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना करना भी मुश्किल है, सच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध सिर्फ गर्मी पैदा करने, करंट रोकने या सुरक्षा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो सर्किट डिजाइन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब छोटे से LED से लेकर बड़े ट्रांसफार्मर तक हर जगह इसकी भूमिका है। हाँ, काफी हद तक ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी पदार्थ परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है ना? हर चीज में थोड़ा बहुत स्वाभाविक प्रतिरोध होता ही है, चाहे वो कॉपर का तार हो या सिलिकॉन की चिप। हाँ, ये तो है।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस गुण को समझते हैं और इसे नियंत्रित करना जानते हैं। हम जानबूझकर सर्किट में अलग-अलग वैल्यू के रेजिस्टर लगाते हैं ताकि हम करंट और वोल्टेज को ठीक वैसा बना सके जैसा हमें चाहिए। जैसा सर्किट को चाहिए। हाँ, चाहे वो करंट को सीमित करना हो, वोल्टेज को बांटना हो, या टाइमिंग सर्किट बनाना हो, या सिग्नल फिल्टर करना हो, बहुत सारे काम हैं। यानी इंजीनियरों के लिए ये रुकावट नहीं बल्कि एक बहुत जरूरी औजार है, एक टूल है। निश्चित रूप से। इसके बिना सर्किट डिजाइन करना, उनकी टेस्टिंग करना, जैसे मल्टीमीटर से वोल्टेज या करंट मापते हैं, उसमें भी तो आंतरिक प्रतिरोध होता है। अच्छा, हाँ। और उनका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना, ये सब लगभग असंभव होता। जरा सोचिए, अगर प्रतिरोध का गुण ही ना होता या हम उसे इस्तेमाल करना न जानते तो क्या होता? क्या होता? भाई, सर्दियों में गर्मी के लिए इलेक्ट्रिक हीटर नहीं होते, हाँ, सही बात। फोन वगैरह सब खराब हो जाते। फ्यूज या एमसीबी जैसे सुरक्षा उपकरण काम नहीं करते, जिससे आग लगने या शॉक लगने का खतरा कहीं ज्यादा होता। ओ बाप रे। और हम एक ही बैटरी से अलग-अलग वोल्टेज नहीं बना पाते, जिससे स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसे जटिल डिवाइस बनाना नामुमकिन सा हो जाता। तो हाँ, मतलब प्रतिरोध, जिसे हम अक्सर बस एक खामी समझते हैं, वो असल में आधुनिक टेक्नोलॉजी की नींव के सबसे महत्वपूर्ण पत्थरों में से एक है। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि प्रतिरोध सिर्फ बिजली के रास्ते का रोड़ा नहीं है। ये गर्मी पैदा करके हमें आराम देता है, करंट को काबू में रखकर हमारे गैजेट्स को बचाता है, फ्यूज बनकर हमारे घरों को सुरक्षित रखता है और वोल्टेज को बांटकर जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को संभव बनाता है। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि प्रकृति के एक मौलिक गुण का हम इतने चतुराई भरे और जरूरी तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे हमने प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला है। और ये सिर्फ प्रतिरोध की ही बात नहीं है। अच्छा। यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। प्रकृति में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बाधा या रुकावट मानते हैं, लेकिन जिनका हम जाने अनजाने अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या शायद भविष्य में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि क्या मतलब? जैसे घर्षण को ही लीजिए, फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन। घर्षण भी तो गति का प्रतिरोध करता है ना, ऊर्जा बर्बाद करता है। लेकिन सोचिए, बिना घर्षण के क्या हम चल पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गाड़ियां ब्रेक लगाकर रुक पाती? क्या हम कोई चीज पकड़ पाते? सही बात है। या फिर हवा का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस, पैराशूट, इसी का इस्तेमाल करके तो गिरने की रफ्तार कम करता है। अरे हाँ। तो अक्सर जिन्हें हम कमियां या बाधाएं समझते हैं, उन्हीं में इंजीनियरिंग और डिजाइन की नई संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। ये वाकई सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। प्रकृति की इन तथाकथित रुकावटों में छिपी संभावनाओं पर गौर करना जरूरी है। चलिए, इस गहन विचार विमर्श को यहीं समाप्त करते हैं। जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।